दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वो भी काफी प्रामाणिक माने जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है कि हजारों साल पहले जो पृथ्वी के इस धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीवन शैली, मनुष्य मतलब किसी न किसी कारणवश वो दबे हैं। तो वो जो भौतिक अवशेष होते हैं, उन भौतिक अवशेषों में बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, सिक्के हो सकते हैं, अस्थि पंजर हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं। तो जब उत्खनन होता है, जब उनको निकाला जाता है, तो उनका अध्ययन किया जाता है कि आखिर ये जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेज हैं, जो प्रमाण हैं, जो मिले हैं, वो क्या संकेत करते हैं उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो रहन सहन के तरीके होते थे, उसको प्रमाणित करने में इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का बड़ा महत्व होता है। और भारत में जब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो एक नाम हमारे सामने आता है, उनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है ना। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने काफी सारी चीजें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड बताई और भारतीय इतिहास को जानने में उससे काफी मदद भी मिली। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये एविडेंसेस के मिलने से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिली। जैसे 1400 बीसी का एक अभिलेख है, उसको कहते हैं बोगाज कोई अभिलेख। ये देखिए बोगाज काई अभिलेख, ये 1400 बीसी का है। और ये बोगाज काई कहाँ है? तुर्की के पास। तुर्की के पास ये जगह है बोगाज काई, एशिया माइनर का एरिया है। और यहां से ऐसे अभिलेख मिले हैं जैसे कि ऋग्वैदिक काल में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार। कहने का मतलब है कि जिस तरह से भारत में आर्यों के आगमन से लगभग 1500 बीसी के आसपास एक सभ्यता का विकास हो रहा था, एक विशेष प्रकार की संस्कृति विकसित हो रही थी, ऐसे ही तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र, जिसको एशिया माइनर कह सकते हैं, वहां पर एक प्रूफ मिला है बोगाज का ये अभिलेख का। और उससे ये पता चलता है कि इसी तरह की सांस्कृतिक व्यवस्था, इसी तरह की सामाजिक व्यवस्था यहां से हजारों किलोमीटर दूर भी विकसित हो गई थी। अगर मैं दूसरे एक अभिलेख की बात करूं तो वो है जैसे वैष्णव धर्म के बारे में। अब वैष्णव धर्म के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे कि भारत में वैष्णव संप्रदाय का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो एक अभिलेख मिलता है हमको हेलियोडोरस का अभिलेख। और ये हेलियोडोरस का अभिलेख कहाँ पर है? तो बेसनगर में। बेसनगर हो गया मतलब विदिशा। यहां पर हेलियोडोरस नाम का एक यूनानी, जिसको यवन राजदूत कहते हैं, यूनानी राजदूत कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, एक स्तंभ बनाते हैं और ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं जो हूं वो वासुदेव कृष्ण के का मैं भक्त हूं। और उसके लिए उन्होंने गरुड़ स्तंभ उनको भेंट किया। तो यहां से ये पता चलता है, और ये लगभग 113 बीसी 113 बीसी की घटना है। हेलियोडोरस के अभिलेख से हमें यह मालूम पड़ता है, बेसनगर अभिलेख स्तंभ, गरुड़ स्तंभ लेख से यह मालूम पड़ता है कि प्राचीन भारतीय समाज में विदिशा और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय का विकास हो चुका था। तीसरी जो चीज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखिए, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसका संबंध जो है हाथी गुम्फा अभिलेख का, ये 150 से 170 बीसी आसपास की घटना है। और इसका संबंध है कलिंग के राजा खारवेल से। कलिंग के राजा खारवेल से इसका संबंध है। 150 से 170 बीसी के आसपास की घटना है। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है।
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इस अभिलेख में एक जगह पर भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां से भी हमको ये पता चलता है कि 150 या 170 बीसी के आसपास का भारत किस तरह का हुआ करता था। और खारवेल जो कि एक कलिंग राजा थे, एक बहुत ताकतवर राजा थे, वो किस तरह की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाते थे। एक और बात करते हैं, अगला है सोहगौरा अभिलेख। अब ये देखिए, ये जो सोहगौरा अभिलेख है, ये गोरखपुर के पास कोई जगह है, सोहगौरा, गोरखपुर है ना। यहां पर सबसे पहले इस अभिलेख को देखने से यह पता चलता है कि यहां पर दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी मिलती है। और अकाल के समय खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रखा जाता था उस समय, इसकी जानकारी हमें सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। और लगभग ये 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास की घटना का जिक्र मिलता है। और ये जो सोहगौरा अभिलेख है, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है, ताम्र पत्र अभिलेख के रूप में जाना जाता है। तो सोहगौरा अभिलेख के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वो अभिलेख है जहां पर 3री शताब्दी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी में अकाल के समय, कोई प्राकृतिक विपदा के समय किस तरीके से अनाज को स्टोर किया जाता था, ये जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। अगला जो लेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है, ये यूपी के गाजीपुर के आसपास का ये अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख। और इस अभिलेख में स्कंद गुप्त से संबंधित जानकारी हमको मिलती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के आसपास का क्षेत्र, लगभग 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी के बीच स्कंद गुप्त से संबंधित जो स्कंद गुप्त की जो सैन्य उपलब्धियां थी स्कंद गुप्त की जो सैन्य उपलब्धियां थी, वो जानने का मौका इस भीतरी स्तंभ लेख से हमको मिलता है। और स्कंद गुप्त जो था, उसने हूनों के साथ कैसे युद्ध किया, पुष्यमित्र के साथ कैसे युद्ध किया, ये सब जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और अभिलेख है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एरन अभिलेख। और ये अभिलेख आपको मध्य प्रदेश में ही स्थित है, सागर में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। और उस समय जो गुप्त शासक थे भानुगुप्त, उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो गई थी एक सैनिक अभियान के तहत, जो है भानुगुप्त और जब एक बहादुरी के साथ लड़ते हुए, और उनकी पत्नी जो है वो उनकी चिता के साथ आत्मदाह करती है। और ये जो आत्मदाह की घटना है, ये सती के रूप में जाना जाता है। तो कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि सती का पहला वर्णन या पहला उल्लेख इसी एरन अभिलेख से हमें मिलता है। तो एरन अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है सती के प्रथम वर्णन का। अगला जो अभिलेख है वो है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है, ये 532 ईस्वी के आसपास का है। 532 ईस्वी के आसपास मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है, मंदसौर जिला है अभी। और यहाँ पर औलिकर वंश के एक शासक थे जिनका नाम था यशोधर्मन। औलिकर वंश के एक शासक यशोधर्मन ने हून राजा मिहिर कुल पर कैसे विजय हासिल की, हून राजा मिहिर कुल पर कैसे विजय हासिल की, इसकी जानकारी 532 ईस्वी के आसपास की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और एक और बात, रेशम बुनकरों के एक संघ के द्वारा, संघ मतलब एक संगठन, रेशम का व्यापार होता था, तो मंदसौर में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, मतलब एक संघ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। उन्होंने वहां पर आपस में मिलजुल कर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये जानकारी हमें वहां से मिलती है। अगला जो है वो जूनागढ़,
यानी कि गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन वन लगभग 150 ईस्वी द्वारा उत्कीर्ण संस्कृत का पहला बड़ा शाही अभिलेख है। देखो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत में लिखा हुआ एक बड़ा अभिलेख है, 150 ईस्वी के आसपास का है। और यहाँ पर एक शक शासक जो था रुद्रदामन प्रथम के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो 2nd सेंचुरी यानी दूसरी शताब्दी की घटना का है। अच्छा, यह अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, आंध्र सातवाहन के एक प्रमुख शासक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को जो दान दिया जाता था उसकी जानकारी यहां से मिल जाती है। इतना ही नहीं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे जिनका नाम था हरिसेन जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। तो प्रयाग मतलब वर्तमान का इलाहाबाद कह सकते हैं, अभी प्रयाग ही कहा जाने लगा है। और ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में 33 पंक्तियों में लिखा गया यह अभिलेख है, जिसमें जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ में उनके जो सैन्य विजय थे उसकी जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इससे मिल जाता है। एक और अभिलेख है एहोल अभिलेख के लिए आपको 634 से 635 ईस्वी के आसपास की घटना है। ये एहोल जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर बातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। बातापी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासक था। उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति और रवि कीर्ति ने 634 से 635 ईस्वी के बीच पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य अभियानों का वर्णन इस अभिलेख में किया है, जो कि एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट ग्वालियर अभिलेख के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार शासकों के बारे में है और खासकर 836 से लगभग 885 ईस्वी के आसपास जो प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज जो थे वो उनके बारे में, उनके एक दरबारी थे वीरसेन, वो वीरसेन ने जो अभिलेख में लिखा वो ग्वालियर अभिलेख से हमको प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय इतिहास को जानने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। पुराण हो सकते हैं, वेद हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ हो सकते हैं, या फिर जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो रचनाएं या जो बातें लिखी वो भी हो सकता है। लेकिन जो भारतीय इतिहास को जानने का जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है ये भी बहुत प्रामाणिक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे अभिलेख जो हैं इनसे हमें मालूम पड़ता है कि भाई बोगाज कोई अभिलेख कोई जगह थी तुर्की के पास, हेलियोडोरस विदिशा के पास है ना, सोगोरा तो गोरखपुर यूपी के पास, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर स्कंदगुप्त से रिलेटेड, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में सागर से रिलेटेड है ना। यहाँ पर जो है प्रथम सती का अब वो मिलता है आपको जानकारी। मंदसौर अभिलेख यहाँ पर यशोधर्मन नामक राजा जो था उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, और रेशम व्यापारियों का एक संघ जिनने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया उसके जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख के जानकारी मिलती है 150 ईस्वी के आसपास। नासिक अभिलेख से आपको मालूम पड़ जाता है कि नासिक जो अभिलेख था उससे मालूम पड़ जाता है दूसरी शताब्दी में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या काम किया। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में और एहोल अभिलेख से आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसीलिए अभिलेखों के बारे में जानकर भी हम भारतीय इतिहास के स्रोतों को जान सकते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और लाइक करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।